हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने 10th एसएसटी का चैप्टर 3 किया था, जो कि द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड था। आज हम करने जा रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि आपका चैप्टर 6 या 5 होगा, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इट्स नंबर इज चैप्टर 4। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर होगा जो कि आपका प्रिंट कल्चर है, लेकिन इससे पहले हम ये चैप्टर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप्स हो कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए हम इसको काफ़ी शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर इज 60 क्वेश्चन, मिडल ऑफ चैप्टर 60 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 29 क्वेश्चंस इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम 29 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होंगे वो करेंगे। इट मीन्स कि 3 पार्ट्स में ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि हम किसी भी मशीन से जो वर्क कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग हो जाए। इट मीन्स कि जो हाथ से काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें और मशीन से जो वर्क कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग हो जाए। दैट इज द सीक्वेंस एंड द पीरियड इज नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज वी नो दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज केम टू इन इंग्लैंड फर्स्टली इन द वर्ल्ड, और इंग्लैंड सबसे पहले कहाँ आया था? लंदन में। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल है, वो हमारा अलग टॉपिक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? इंग्लैंड में आई थी, अराउंड 17th सेंचुरी में आई थी। और ये जो टाइम है 17 से 18 का, उसे आप कह सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि आज हम क्या करेंगे। डाउन ऑफ द सेंचुरी करेंगे, क्या होता है। न्यू मर्चेंट्स हैड टू शिफ्ट इट कंट्री साइड, ये करेंगे। एंड जेम्स वॉट कौन थे? हैंड वर्कर्स इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज क्या होता है आपको ये भी बताया जाएगा। और स्पिनिंग जेनी क्या था, ये सब हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउन ऑफ द सेंचुरी, आपके चैप्टर की स्टार्टिंग जो होती है, और आपके मिडिल ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन 1 जो होगा वो यही होगा कि डाउन ऑफ द सेंचुरी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाउन ऑफ द सेंचुरी क्या है। इसको हमने देखा कि ये 1900 में स्टार्टिंग होती है, और एक म्यूजिक पब्लिशर होते हैं जिनका नाम होता है ईटी पॉल। क्या नाम होता है? ईटी पॉल। और वो क्या करते हैं कि अपने इस एक म्यूजिक कंपोजिशन में इस इमेज को शो करते हैं, और इस इमेज को जब शो करते हैं तो वो ये बताते हैं कि shows the world with industry by a goddess that is showing the न्यू वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी। इट मीन्स कि वो ये बताते हैं कि इसमें न्यू वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी को बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गॉडेस बताई गई है। और देखिए, डाउन ऑफ द सेंचुरी मतलब एक नई सदी की शुरुआत, इसकी हिंदी मीनिंग यही होगी। तो नई सदी की शुरुआत कैसे हुई होगी 19th सेंचुरी में? कि भाई आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फैल चुका होगा, लोग बाग इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंड होंगे, हैंड वर्कर्स कम होंगे और मशीन से ज़्यादा काम हो रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ें दिखाया कि इसने ईटी पॉल ने। ये 1 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है न्यू मर्चेंट्स हैड टू शिफ्टेड कंट्री साइड। देखिए, अब जब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था ये, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय था। तो जो मर्चेंट्स थे वो न्यू मर्चेंट्स आए, वो भी अपना जो ट्रेड था वो सेटअप करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे पहले से ही जो ट्रेडर्स थे उनकी यहाँ पे मोनोपोली थी। मोनोपोली मीन्स कि उनको कहा जाता था कि वो पर्टिकुलर जो उनका राइट है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने का, वो वही बनाएंगे। सपोज कीजिए कि कोई जो ट्रेडर है वो कपड़ा फैक्ट्री लगा रहा है, तो न्यू ट्रेडर को नहीं एंट्री मिलेगी इसमें, क्योंकि भाई मैं पहले से ही एज अ क्लॉथ मर्चेंट हूँ, आप नहीं आओगे यहाँ पे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि जो रूलर है उनसे उनको सेफ्टी मिली हुई है, सिक्योरिटी मिली हुई है, और रूलर जो थे वो लोकल पीपल को ज़्यादा देखते थे। तो इसलिए न्यू मर्चेंट जो थे उस समय नहीं आ पाते थे। तो सो दे हैव टू शिफ्टेड टू कंट्री साइड, एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू न्यू बिजनेसमैन। ये न्यू बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम थी। सो दे सेट अप फैक्ट्री इन टाउन। उनको टाउन मतलब वो टाउन में फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते थे, इसलिए उनको कंट्री साइड जाना पड़ा। मीन्स कि रिमोट एरियाज जाना पड़ा, रूरल एरियाज जाना पड़ा, और गांव देहात की तरफ जाना पड़ा कि हम अपना वहीं पे सेटअप लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ जाने से फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ के जो लोकल लोग थे, अब जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, वो चीज़ उन्हें भी मिलनी शुरू हो गई है। होप्स हो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कंपनी का किसी कंट्री साइड में या किसी विलेजेस में जाने से कंपनी का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका तो होगा ही। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी थे और इसके नेगेटिव पॉइंट भी थे कि वहाँ पे मोनोपोली चल रही थी। नेक्स्ट आते हैं जेम्स वॉट। देखिए, जेम्स वॉट का नाम हम सब ने
बहुत अच्छी तरह सुना है। आज देखते हैं कि ये किस चीज को इन्होंने इन्वेंट किया और क्यों किया। देखिए 1781 में इन्होंने इन्वेंट किया था क्या, स्टीम इंजन। क्या किया था, स्टीम इंजन किया था। तो स्टीम इंजन इसलिए इन्होंने किया था, रीजन तो बहुत सारे थे, मगर इंडस्ट्रियल में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में इसका ये इंपॉर्टेंस था कि स्टीम इंजन से बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था और किसी को मशीनें चलानी नहीं आती थी, और कुछ को ये कॉस्टली लग रही थी, कुछ को हजार्डियस थी, किसी को प्रॉब्लम हो सकती थी, बहुत से लोगों के लिए डेंजरस था। इसलिए इनका ये इन्वेंशन बना तो सही, बट इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ जितना सोच के ये इन्वेंशन किया गया था, बिकॉज देयर वॉज नो प्रॉपर नीड ऑफ दिस एज देयर वर 321 स्टीम इंजन इन होल यूरोप। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ 321 ही स्टीम इंजन थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का वक्त एक ऐसा समय था जो कि आप मिक्सअप देख सकते हैं। मिक्सअप का मतलब होता है कि मशीन से काम कम होता था और हैंड से ज़्यादा होता था। तो ये एक वैसा समय था। अब आते हैं इस डेट को छोड़ के, 1781 को छोड़ के 1837 के बीच में आ जाते हैं, जिसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। तो 1837 से 1901 के बीच के एज को विक्टोरियन एज कहा जाता है। और ये विक्टोरियन एज एक ऐसा एज होता है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा ग्रोथ कर रहा था। क्यों ग्रोथ कर रहा था? क्योंकि ये इट इज़ अ टाइम ऑफ 1837 और स्टार्टिंग हो चुकी है 1700 में। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसको विक्टोरियन एज में ही बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। बहुत सारे चेंजेस यानी कि जो विक्टोरियन पोइट थे उन्होंने भी कई चेंजेस किए, कई अपनी चीज़ें में लिखा उन्होंने, कई अपने बुक्स के को स्प्रेड किया, अपनी थिंकिंग को स्प्रेड किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी विक्टोरियन एज में कि कई बदलाव हो रहे थे, कई लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे थे। तो अपर क्लासेस वांटेड, इस समय क्या था कि अभी भी अपर क्लासेस जो लोग थे वो ये चाहते थे कि यार हैंडमेड थिंग्स हो, कि हमारे यहाँ हैंडमेड थिंग्स बननी चाहिए। और इसीलिए जो हैंडमेड थिंग्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई, विंटर में बढ़ गई, क्योंकि विंटर सीजन जो होता है वो क्रिसमस का सीजन होता है। वो मिडिल ऑफ चैप्टर मैंने क्वेश्चन दिया, वो आप देख लीजिएगा। तो विंटर सीजन जो होता है वो क्रिसमस का सीजन होता है। तो इसलिए ये क्या था कि वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के रीज़न ये भी है कि अगर आप हैंड वर्क कर रहे हैं तो बेटर फिनिशिंग आती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होता है और केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। मशीन मेड थिंग्स एक्सपोर्टेड मोस्टली, और लेकिन ऐसा नहीं कि मशीन से बननी हुई चीज़ बंद हो जाती थी। मशीन मेड जो चीज़ें बनती थी उसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मशीन से जो बनी हुई चीज़ें थी वो स्टार्टिंग में बाहर उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, और लोकल जो अमीर लोग होते थे वो उसको ज़्यादा यूज़ करते थे हैंडमेड चीज़ों को, क्योंकि वो उसमें स्पेशलिटी होती थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्पिनिंग जेनी। क्या होता है? स्पिनिंग जेनी एक मशीन है दैट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स हैरग्रेवस। जेम्स हैरग्रेवस ने उनको इन्वेंट किया था। और इसने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी ने, एक ऐसी मशीन थी जिसने दैट स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस देखिए उसे कहते हैं कि आप कॉटन को अलग कर रहे हैं और एक उसको थ्रेड टाइप में उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसने लेबर की डिमांड को रिड्यूस कर दिया। तो अब इसमें लेबर की आपको कम जरूरत थी, तो इसकी वजह से ये बॉयकॉट किया जाने लगा फीमेल्स के द्वारा, क्योंकि जो डोमेस्टिक वुमेन थी, जो हाउस वाइफ्स थी, वो इस चीज़ को काम को करती थी। लेकिन इस मशीन के आ जाने से उनका जो काम था वो कम हो गया और हैंड लेबर की जो नीड थी वो कम होने लगी। तो आपका इतना ही था। एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी इसे कहते हैं, तो कि 1900 सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, यानी 19वीं सदी की स्टार्टिंग थी, जिसको लिखा था ईटी पॉल ने। एक अपने म्यूज़िक जो उनका पब्लिशर है, उन्होंने एक अपना म्यूज़िक को लॉन्च किया होगा, तो उसका जो फ्रंट पेज है उसमें ये डाला था, और वो ये शो करता था कि नई सदी की शुरुआत है, जो कि साथ साथ ये भी शो करता था कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो चुकी है। ये एक ऐसी सदी है जहाँ पर मशीनों से ही काम होगा ज़्यादातर। न्यू मर्चेंट्स हैड टू शिफ्टेड कंट्री साइड, ये मैंने आपको बता दिया कि 1700 की बात है, 17th सेंचुरी की बात है, जब न्यू मर्चेंट्स आते थे, ये वो चाहते थे कि एस्टेब्लिश करें अपना ट्रेड वगैरह। तो वहाँ पे पहले से जो ट्रेडर्स थे उनकी अपनी एक पर्टिकुलर मोनोपॉली थी, वो अपने ही सामान प्रोड्यूस करते थे, किसी और को नहीं करने देना चाहते थे। इसलिए न्यू मर्चेंट्स को कंट्री साइड शिफ्ट होना पड़ा। कंट्री साइड शिफ्ट होने के बाद वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ मिला होगा। नेक्स्ट आते हैं जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट कौन थे? इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। और उस समय मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टीम इंजन
ने भी कई बदलाव किए होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गया था। देखिए 321 है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो रहा होगा पूरे यूरोप में। लेकिन बात वही है कि जिस हिसाब से इसका इन्वेंशन किया गया था, जो सोच के, स्टार्टिंग में इतनी स्पीड से इसका काम नहीं हुआ। नेक्स्ट है हैंड वर्कर इन विक्टोरियन एज। मैं आपको बार बार बता दूं कि विक्टोरियन एज क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि लगभग 1837 से लेकर 1901 तक का जो समय है उसे विक्टोरियन एज कहते हैं, क्योंकि रानी विक्टोरिया यहाँ पे उनका रूल चला था। क्या नाम है उसका, इंग्लैंड में रूल चला था, इसलिए इसे विक्टोरियन एज कहते हैं। इस बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और जो चेंजेस हैं वो यही है कि कुछ लोग, जो अपर क्लास के जो लोग थे, वो चाहते थे हैंडमेड चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए। और उसका रीज़न ये था कि दे वर विद बेटर फिनिशिंग, इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइन। बेटर फिनिशिंग, इंडिविजुअल प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिज़ाइन, ये इनके 3 रीज़न थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी की आप डेट याद रखेंगे, 1764 है। और किसने इन्वेंट किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने इन्हें इन्वेंट किया था। और इसको इन्वेंट करने के बाद जो वुमेन थी वो इसको बॉयकॉट करने लगी एक तरह से, यानी कि इसके फेवर में नहीं थी, इसके अगेंस्ट थी। तो हो सकता है, होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और किसी न किसी टॉपिक से कनेक्टेड रहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड मिडिल ऑफ चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपने फ़ोन में WPS ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। तो होप्स हो कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।